बताऊंगी। तुगलककालीन स्थापत्य कला, सैयदकालीन और लोदीकालीन स्थापत्य कला के बारे में बताऊंगी। अलाउद्दीन खिलजी की मैंने आपको जो स्थापत्य कला बताई थी उसमें मैंने आपको बताया था कुछ आकर्षण, पुष्प, बेल बूटे, कंगूरे, इनका अलाई दरवाजा और कुव्वतुल ए इस्लाम मस्जिद में किया गया था। उसमें सुंदरता की ओर ध्यान दिया गया था। और दिल्ली में जो इसकी अलाई दरवाज़ा है, जो कुतुब मीनार के पास जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, उसका दक्षिणी द्वार जो अलाई दरवाज़ा है वो मुस्लिम कला का नमूना है, जिसमें विशुद्ध मुस्लिम शैली देखी जाती है। और उससे पूर्व जो है मिश्रित शैली, इंडो इस्लामिक शैली आपको स्थापत्य कला में देखने को मिली। अब आज जो मैं आपको तुगलककालीन स्थापत्य कला बताऊंगी उसमें आप वेरिएशन देखेंगे। ये देखेंगे कि इस समय में सुंदरता की बजाय संख्या की ओर ध्यान दिया गया। जैसे आपको पता है कि मोहम्मद तुगलक जो है एक असफल शासक रहा, परिस्थिति जन्य असफल था या वैसे असफल शासक रहा, तो उसका असर आपको उसकी कला पर भी देखने को मिलेगा। क्योंकि वो दिल्ली से दौलताबाद दक्षिण में अपनी राजधानी ले गया था, तो दिल्ली में उसकी कोई इमारत बनी हो या उसने कोई स्थापत्य संबंधित काम किया हो, ऐसा नहीं, क्योंकि उसने शाही कोष ही खाली कर दिया था। शाही राजकोष ही लगभग खाली हो गया था। उसने तांबे के सिक्के चलाए जिससे कि सारा राजकोष खाली हो गया, लोगों ने नए नए टकसाल खोल लिए थे। तो ये सब व्यवस्थाएं जो है राजकोष, ये सब व्यवस्थाएं स्थापत्य कला पर प्रभाव डालने वाली थी। और उसके बाद आप देखेंगे कि फिरोज तुगलक, उसने कई शहरों का निर्माण करवाया, उसने मदरसों का निर्माण करवाया, मस्जिदों का निर्माण करवाया। और इस समय जो स्थापत्य कला है वो संख्या की दृष्टि से आगे बढ़ी और पुल बनवाए, नगर बनवाए, नहरें बनवाई और धार्मिक प्रवृत्ति के सुल्तान ने अनेक मदरसे और मस्जिदें और सराय बनवाने पर ज़्यादा जोर दिया था। और फिरोज तुगलक ने हौस खास में स्थित मदरसा फिरोज तुगलक ने बनवाया था। फुतवाते फिरोज शाही जो उसने खुद ने भी लिखी और बर्नी ने भी लिखी, उसमें जो है ये लिखा हुआ है कि फिरोज ने समस्त इमारतों को सस्ती सामग्री से बनाया था। सस्ती सामग्री, उसने मटेरियल पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। उसने अधिकतर छोटे गुंबदों की इमारतें बनवाई और उनका निर्माण भी हिंदू कारीगरों से नहीं करवाया था, क्योंकि वो धार्मिक दृष्टि से वो कट्टर मुसलमान था। इन इमारतों के विषय में डॉक्टर परमात्मा शरण लिखते हैं कि फिरोज की इमारतों में सादगी और सरलता के साथ साथ दृढ़ता और नीरस उपयोगिता का एक अजीब संयोग था। क्योंकि आप देखोगे कि फिरोज तुगलक के समय में नीरसता बहुत ज़्यादा थी चीज़ों में, क्योंकि उसको ये था कि जनहितकारी शासक हूँ, अचीवमेंट्स होने चाहिए, लेकिन क्वालिटी की ओर ध्यान नहीं दिया, उसने क्वांटिटी की ओर ध्यान दिया। और बाद 1398 में तैमूर लंग का जो आक्रमण हुआ महमूद शाह तुगलक के समय, उस समय जो है बहुत सारी इमारतों को नष्ट कर दिया गया। इस समय भी इसलिए भी तुगलकालीन इमारतों तो नुकसान हुआ। और अधिकांश इतिहासकारों की धारणा है कि उसने संख्या के लिए स्तर का बलिदान कर दिया। तो ये रही आपकी तुगलककालीन स्थापत्य कला। अब आते हैं सैयद और लोदी कालीन स्थापत्य कला। मैं आपको पहले स्पष्ट कर दूं कि इब्राहिम लोदी अंतिम सल्तनत कालीन सुल्तान था। उसके बाद बादशाह अकबर ने मुगल काल की नींव रखी। उसके पहले सैयद काल में स्थापत्य कला का कुछ विकास हुआ और सिकंदर लोदी के समय स्थापत्य कला का विकास हुआ, वो कुछ अलग तरह का था। उसमें आपको मैं बताऊंगी कि इस काल की इमारतों को हम दो श्रेणियों में बांट सकते हैं। एक है मकबरे और दूसरे हैं मस्जिदें। मस्जिदें भी बनी, इबादत खाना मतलब मस्जिद जहाँ इबादत की जाती है, और मकबरे जहाँ दफनाया जाता है। मकबरों का रूप अब निश्चित हो चला था। दो तरह के मकबरे बनाए जाने लगे। मकबरे बहुधा दो योजनाओं पर बनाए जाते थे, या तो 8 पहलू होते थे, यानी आठ पहलू, यानी ऑक्टेव साइज के हिसाब से, और एक चौकोर यानी कि 4
वर्गाकार या आयताकार बनाए जाते थे। 8 पहलू मकबरे का प्रारंभ खाने जहां लोधी के समय तेलंगाना के मकबरे खाने जहां सैयद खाने जहां के समय तेलंगाना के मकबरे 1368 से 69 में हुआ तथा इस शैली का पूर्ण विकास अष्ट शैली का पूर्ण विकास बाद में मुगल काल में मतलब पठान शेरशाह ने अधिक करवाया था। इस प्रकार के मकबरे 2 शताब्दी तक बनते 200 साल तक बनते रहे 8 पहलू के मकबरे। और मुबारक शाह का मकबरा भी इस 8 पहलू के हिसाब से ऑक्टेव पहलू के हिसाब से ही शैली पर ही बना था। इसकी ऊंचाई 50 फुट है। सैयद मुबारक और सैयद मोहम्मद शाह के मकबरे भी इसी शैली पर निर्मित हुए। इब्राहिम लोदी ने अपने पिता सिकंदर लोदी का मकबरा भी 8 पहलू शैली पर ही बनाया था, जो आज भी अच्छी हालत में है। अब अलंकरण की ओर पुनः विशेष ध्यान दिया जाने लगा। सिकंदर लोदी स्थापत्य कला का शौकीन था। इसका सबसे बड़ा नमूना यह है कि उसने आगरा नगर का निर्माण करवाया था। 8 पहलू पर आधारित मकबरे केवल शाही परिवार के सदस्यों तक ही सीमित थे। बाकी जो सामंत अमीर जो मकबरे बनवाते थे सैयद काल में और लोधी काल में, वो चौकोर हुआ करते थे। चौकोर मकबरे अमीर लोग बनवाते थे। सैयद शासकों के समय चौकोर मकबरे अधिक बनने लगे थे। दिल्ली के समीप आज भी इस प्रकार के 7 मकबरे प्राप्त हैं जिनके नाम व्यक्ति विशेष पर आधारित हैं। चौकोर मकबरे जो अमीरों ने बनवाए थे, उनमें बड़े खां के मकबरे का गुंबद अधिक उल्लेखनीय है। 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में यानी 1517 के आसपास प्रारंभ में निर्मित सिकंदर लोदी के मकबरे की कला भी उल्लेखनीय है। इसके निर्माण में अनेक शैलियों का प्रयोग हुआ। इसमें दोहरे गुंबदों का प्रयोग हुआ। इसका मोहरा अत्यंत आकर्षक है। मस्जिद की गुंबद भी स्थापत्य की दृष्टि से अति मनोहर है। सिकंदर लोदी के इस मकबरे को देखकर यह कहा जा सकता है इस काल में स्थापत्य कला ने एक नवीन मोड़ ले लिया था। आगरा नगर सिकंदर लोदी द्वारा निर्मित मील का पत्थर साबित हुआ, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। सैयद और लोदियों के अंतर्गत विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा मिला और उनकी अभिव्यक्ति उनकी स्थापत्य कला में स्पष्ट देखी जा सकती है। विकेंद्रीकरण यानी कि सत्ता हस्तांतरण जो है, क्योंकि केंद्र जब ढीला हो जाता है तो अमीर शक्तिशाली हो जाते हैं, तो उन अमीरों ने भी मकबरे और मस्जिदें बनवाना प्रारंभ कर दिया था। इस काल में सुल्तानों के अलावा उनके अमीरों ने भी अनेक भवन भी बनवाए। राजनीतिक कठिनाइयों के कारण इब्राहिम लोदी पर भवन निर्माण की ओर ध्यान नहीं दे सका था। ये आपकी सल्तनत कालीन स्थापत्य कला पूरी हो गई। अब अगले वीडियो में मैं आपको मुगल कालीन स्थापत्य कला के बारे में बताऊंगी। धन्यवाद। कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो उसकी आपकी परेशानी हल करने के लिए मैं सदा आपके सम्मुख प्रस्तुत हो जाऊंगी। फ़ोन पर हो, किसी भी तरह से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।